अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम ऑन आवर प्रोग्राम सहेली। नाजरीन, हमेशा की तरह एवरी मंडे आपकी सहेली, आपकी दोस्त तकबीर टीवी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अक्टूबर का महीना है, ये महीना डोमेस्टिक वायलेंस की अवेयरनेस क्रिएट करने के हवाले से है और इसी से ही ताल्लुक़ रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है। हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक अब्यूज़ किसे कहते हैं और इसके साथ जो रिलेटेड चैलेंजेस हम लोग अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी ज़िंदगी में डोमेस्टिक अब्यूज़ के विक्टिम रह चुके हैं और अब आप सर्वाइवर के तौर पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो है वो एक नए रिलेशनशिप में आप एक स्मूथ ट्रांजिशन करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकेंगे? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, वंस व्हेन यू हैव बीन थ्रू अ बिटर एक्सपीरियंस योरसेल्फ, वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो आपके जहन पर स्टैंप लग जाती है उनकी, और फिर वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिपीट होती रहती है एक रिकॉर्ड की तरह। जब आप अपने एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर वही कंपैरिजन्स चलते हैं हमारे जहन के अंदर। हम जजमेंटल भी होते हैं अगले बंदे के हवाले से, ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो भी लैकिंग होता है वहाँ पर। तो क्या किया जाए कि हम जो है वो इस सिचुएशन में जब अपने आप को पाएं कि हम चैलेंज महसूस करते हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो पा रही हमारे एक नए रिलेशनशिप के अंदर, तो ऐसा क्या किया जा सकता है जिसने ऐसी क्या टिप्स हमें मिल सकती हैं हमारे गेस्ट स्पीकर्स के थ्रू? ऐसी क्या एडवाइस हमें मिल सकती है? ऐसी किस किस्म की हीलिंग जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम हील हो सकें और हम अपने एक नए रिलेशनशिप में स्मूथली ट्रांजिट कर सकें और बेनिफिट कर सकें in a striving relationship instead of in a thriving relationship much rather than a striving relationship. तो आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं उनका नाम है फरजाना अख्तर। फरजाना अख्तर जो हैं वो मैरिज और हीलिंग कोच हैं। तो इंशाल्लाह फरजाना से हम अपना पहला सवाल अब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर फरजाना एंड वेलकम ऑन बोर्ड। वालेकुम अस्सलाम। How are you sis? Good to have you on board. It's an honor to be here, mashallah. Yeah, mashallah, tabarakallah. So sis, as I've given your brief introduction that you are a marriage and a healing coach, so the first question with you would be, why did you choose to become a marriage coach, and what challenges did you face in your relationship, and what were the learnings that you took from it? Okay. How I got into marriage coaching was I had a huge interest in the subject psychology. And from there I wanted to know more about human behaviors and how we interact in relationships, and basically this led me to marriage coaching. Right, okay. So then what kind of challenges did you face in your own marriage, and what learnings did you take from there? जी नाजरीन, तो थोड़ी देर के लिए जो है वो सिस्टर फरजाना जो हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा से उनके साथ इस वक्त कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही कनेक्ट होंगे तो वो फिर कंटिन्यू करेंगी, अपनी ज़िंदगी के हवाले से हमें बताएंगी, अपनी पर्सनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करेंगी कि जब वो मैरिड थी तो उन्होंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में किस किस्म के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस किए हैं, और उसके बाद फिर जो है वहाँ से उन्होंने क्या लर्निंग्स ली हैं अपने उस एक्सपीरियंस से, और फिर उन लर्निंग्स को इस्तेमाल करते हुए वो हमारे या अपने क्लाइंट्स को किस तरह से हील कर पाती हैं, उनको किस किस्म की एडवाइस देती हैं, क्या टिप्स वो देती हैं कि ताकि उनकी ज़िंदगी या उनके रिश्ते जो हैं वो अस्तवार हो सकें। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर फरजाना is back with us. Yes sister, can you hear me? Went off, I don't know what happened there. I can hear you. No worries, no worries. Excellent. As long as we've got you back on board. Yeah. Right, sis. So sis, we were talking about the challenges that you personally faced in your own marriage and the learnings that you took from there. Okay. In my marriage, I faced many forms of abuse, but the one that had the most effect on me was emotional abuse. Right. And that's a big one for me. It took me many years to break away from that. Yeah. And what I learned from the impact of emotional abuse was, how unhealthy relationships can be a factor to depression. And, we start to doubt ourselves. We even start to the point where we start hating ourselves as well. Yeah, yeah. So this was something that I learned
by being exposed to abuse in a relationship. Yeah, yeah. So how easy was it for you to overcome or come out of this relationship and break through the shackles and just move on? It took me about 15, maybe close to about 20 years to break away from the relationship. Wow. So you've been in an abusive relationship for almost 20 years. Yeah, I was in an abusive Okay, and relationship for whilst you about. were in that relationship, obviously you were living your life in self-doubt, low self-esteem, low self-confidence. Yeah? Yeah. Judging yourself, self-doubting yourself. Okay. So what impact did it have on your children, sis? It had a massive impact because with the children, it affects them because if the mother is not well Yeah. and she's not able to give that focus on her children, even though I tried my best, it was Yeah. like disconnecting from your spouse and living a separate life. So you're in separate worlds in a way. When you're in an abusive relationship, the abuser tends to stay away or not be part of that relationship in a way. So it was more about, even though I was married, it was like raising my children as a single mother. So as you can understand, there is a lot of challenges you face as a single mother. Yeah. So was it that you were, handling your children single-handedly as a single mom whilst you were married and you were living under the same roof, or were you Yeah. living separately from your husband? No, we were living together. Yeah, okay. So you were together under the same roof, but then there was this thing going on whereby you were perhaps playing happy families, but internally that wasn't the case. And the kids growing older were experiencing that our mom is, is the main person who's responsible for us, who's looking after our needs, our emotions, our well-being. And our dad, on the other hand, is the narcissistic person or somebody who doesn't really care about the whole entire family's emotional well-being and mental health and physical well-being. Was that the case then? Because in lots of I relationships, it think happens so to be that children growing older, they don't blame their dads for anything going wrong. They blame their mums for it. in some cases, yeah, I agree that does happen. Yeah. But I think my children, they wouldn't be able to understand what narcissistic behavior is, but they would feel that the father's not around as much as what the mother is, and the mother's taking more than what she should do. I think children tend to understand that, and the fact that when you're in such an abusive relationship, your personality tends to be dissolved. Yeah. You become somebody else that Yeah. you're not, and you're forced to become that person. Yeah. So if you're not living to your true self, Yeah. then the way you raise your children will not be in the most healthiest way, I believe. Yeah, you're right. So, in the grand scheme of things, is when usually people are suffering or sisters are suffering in a domestic violence situation and children are suffering as well, then growing older, because that's what the kids have seen growing older and that's what they're familiar with. So, once when they are, adults and they get married, then do you think that this vicious cycle then repeats at that point in time with their wives as well? Because the son's growing older, they're familiar with that behavior and then unconsciously they would be repeating the same. I wouldn't agree with that totally, Yeah. because sometimes what happens is the way you raise your sons, because I believe that men should be raised as men and not boys. Yeah. And Yeah. in some communities, what's happening is the mothers are raising the men as boys. Yeah. They're not giving them responsibilities. I've seen in many households where the mother, the daughter-in-law, they'll be expected to pick up the shoes of the son-in-laws and the husband as well. That this is how women should be treated. Therefore, what happens is this behavior then goes into the sons, believing that they deserve this royalty. They deserve to be treated like royalty because that's where they come from. Yeah. तो फिर अगर इसी मुद्दे को हम लेके अगर आगे चलें तो फिर यही वो मर्द हैं जो बेसिकली औरतों को इज्जत नहीं देते, नार्सिसिस्टिक होते हैं, औरतों को अब्यूज करना चाहते हैं. तो फिर वो अब्यूज इनकी अपनी माओं के ऊपर क्यों नहीं निकलती, सिर्फ बीवियों के ऊपर क्यों निकलती है?
माँ के ऊपर इसलिए नहीं निकलती क्योंकि जो माँ होती है ना, वो इस तरह अपने आप को विक्टिमाइज कर लेती हैं कि हमारे साथ बहुत बेइंसाफी हुई, हमने तो बहुत दुख देखे हैं, हमको भी खुशी चाहिए, हमको भी खुशी देखनी चाहिए। तो वो तो खुशी तब मिलेगी जब जो बहू लेके आएंगे उसके साथ भी वही हो जो हमारे साथ हुआ था। इन सम केसेस इस तरह होता है कि जो माएँ होती है ना, वो सोचते कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई तो ये क्यों इतनी आसान जिंदगी हाँ, गुजार रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अनकॉन्शियसली भी ये हो सकता है कि जो माएँ होती है वो अनकॉन्शियसली एक उनका बिहेवियर बन जाता है कि वो खुद रियलाइज नहीं करती कि हम क्या कर रही हैं। सही, बिल्कुल। सो देन This is सिस, a बिल्कुल सही कहा आपने। तो नेक्स्ट सवाल फिर आपसे ले लेते हैं कि व्हाई, what advice will you give to sisters and brothers who are in an abusive relationship? So say for example, let's take there is a couple who is in an abusive relationship and the sister is sick and tired of it, she can't take no more, but still she cannot make up her mind when to let go, बिकॉज आप इतने मेंटली कंडीशनड हो चुके होते हैं, आपका जहन इतना नम हो चुका होता है कि आप गलत को गलत नहीं मानते। हर दिन आप जो है वो अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हुए एक दिन, वन डे एट अ टाइम आप गुजार रहे होते हैं। बट देन व्हाट हैपेंस इज वी डोंट रियलाइज दैट वाइल्स्ट यूजिंग दीज कोपिंग मैकेनिज्म्स we're leading our lives one day at a time, and we feel we're in a good state just because we were able to bear with that day. वो एक दिन भी हमारा जो है वो निकल गया खैर से, तो we thought कि चलो it was all okay, it was good. However हमें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब हम अपने coping mechanisms को इस्तेमाल करते हुए we live one day at a time, तो वो coping mechanism are working as a thermostat for us. वो हमें cool down कर रहे होते हैं, उसी लेवल पे रखने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम हैं, ताकि we get by the day, वो हमें प्रोग्रेस नहीं करने देते आगे। तो ये वही हिसाब किताब है कि जब हम इतने ज़्यादा कूल डाउन हो जाते हैं अपनी जगह के अंदर, मेंटली इतने कंडीशन हुए हुए होते हैं अब्यूज़ सह के ओवर ईयर्स, तो हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं रहती डिसीजन मेकिंग की। वी आर अनएबल टू लेट गो एंड ब्रेक थ्रू द शैकल्स। तो उस सूरत में आप जो हैं वो जो लड़कियां हमारी बहनें अब्यूज़ का शिकार है उनको क्या एडवाइस करेंगी, और मर्द भी ऑब्वियसली वाइस वर्सा एट टाइम्स अब्यूसिव सिचुएशन में होते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस आपकी होगी, किस तरह? मेरी पहला एडवाइस सवाल जी बिल्कुल, हाँ, एडवाइस क्या करेंगी? जो मेरा एडवाइस इस सिचुएशन में ये है, क्योंकि मैं इस दौरान पे गुजर चुकी हूँ जी कि मेरे साथ इसी तरह हुआ था कि हर दिन जो है ना वो आप गुजार लेते हैं, और जो दिन अच्छा होता है वो आप समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, बिल्कुल तो आप करना। बिल्कुल तो आप इस तरह करें कि अगर आपको there's काउंसलिंग एंड कोचिंग आउट देयर, और जो कोचिंग होती है ना वो इस तरह होती है कि वो आपकी जो सिचुएशन होती है, कोचिंग आपको आपकी सिचुएशन के दौरान अडॉप्ट करते हैं जो कोचेज होते हैं, जैसे कि मैरिज एंड हीलिंग कोच, जैसे मेरा वो प्रोफेशन है। तो इस तरह होता है कि हम आपको ये नहीं कहते कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़ दें। अगर इट्स अ वायलेंट रिलेशनशिप, अब्यूसिव रिलेशनशिप, तो उस दौरान वी वुड से दैट इट्स बेस्ट टू लीव द रिलेशनशिप। लेकिन इस तरह है कि you can't just walk away, it's very difficult to just walk away because you're in a bubble, और वो जो बबल आपका होता है that's everything to you, और आपके लिए एक नॉर्मलिटी बन जाती है बिल्कुल। आपके ज़हन में ये बात भी आती है कि I've taken it for so many years, what's the point now? बिल्कुल मेरी उम्र भी बढ़ गई है, यानी I'm 30, 40, even some sisters at the age of 20 and 30s, they will believe that there's no use now leaving the relationship. वो अपने आप को जिंदगी में एक दूसरा चांस देना नहीं चाहते, वो यही कहते हैं कि we're not going to be getting married again, and what's the point of us basically playing with the shadows, trying to explore something which is unpredictable for us, as opposed to that यहाँ तो हमें पता है कि what's the maximum that we can face. यानी वो इतनी बुरी सिचुएशन को भी अपने लिए जो है वो नॉर्मल समझने लगती हैं कि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पिटेंगे, आज नहीं तो कल में हम पिटेंगे, और मैक्सिमम इतना ही होगा। इसके बरक्स जो है इतना उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका होता है कि वो ये सोचती हैं कि इसके बरक्स अगर हम किसी ऐसी रिलेशनशिप में चले गए कि जहाँ हमें पता ही नहीं है कि वो बंदा फिर हमारे साथ किस तरह से डील करेगा, बिकॉज दे डोंट नो द अननोन टू दे, तो उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका होता है कि वो किसी बेटर चीज़ की तरफ अपने आप को जाते हुए महसूस ही नहीं कर पाती, देख ही नहीं पाती हैं।
तो आई अंडरस्टैंड कि एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि जब कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकले तो इजीली ट्रांजिशन नहीं हो पाती, बल्कि फिजिकल ट्रांजिशन तो दूर की बात, मेंटल ट्रांजिशन भी नहीं हो पाती किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ऐसी सूरत में फिर से आप किस तरह से हील करती हैं जब लोग आपके पास आते हैं कि ताकि वो दुनिया को, रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव लें और अपने आप को एक और चांस दें ज़िंदगी में? अच्छा, तो इस तरह होता है कि हम फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, जैसे कि प्लेटोस केव। तो ये एनालॉजी ये है कि जो इस तरह की सिचुएशन होते हैं ना, वो एक किस्म का एक आप ले लेके देयर अ केव और उसमें लोग हैं जिनको बांध के रखा हुआ है, और उनके पीछे जो होती है एक ब्रिज होती है, और उस ब्रिज के पीछे एक सिटी होती है, एक नई दुनिया होती है। जो लोग इस तरह होते हैं कि एक सिचुएशन में उनको बांधा जाए तो उनको कुछ और नजर नहीं आता कि there is something behind that bridge. You can cross that bridge to a better life. Yeah. This is something I coach my clients on. ये नहीं कि वो कहती हूँ कि आप ये रिलेशन अगर अब्यूसिव ना हो तो फिर we work on it. लेकिन अगर अब्यूसिव रिलेशनशिप हो और डोमेस्टिक वायलेंस हो, then the best step to take is to leave that relationship. To do this, the person has to decide for themselves. We can't say to a client that you need to leave and I'll help you to leave. ये possible नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी को कहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप आप छोड़ दें, वो ये आपको कहेगा कि आपने मेरे साथ बुरा किया। So I think this is another thing that I would like to touch on कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं है, लेकिन majority of situations इस तरह होता है कि लोगों को पता होता है कि आप एक वायलेंट रिलेशनशिप में है, डोमेस्टिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो वो आपको कम एडवाइस देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक दिन आप कहें उनसे कि आपने मेरी रिलेशनशिप खराब कर दी, तोड़वा दी, कर दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब कोई आपके पास आता है मशावरत के लिए, कोचिंग के लिए, तो फिर आप उनको जो है यू ट्राई टू शो देम द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे द डिसीजन इज देयर ओन, however you're able to show them the light at the end of the tunnel, and you're able to work on their mindset, help them, support them in thinking positively, looking being more of an optimist than a pessimist, if you like. Yeah, ठीक। तो सिस्टर फरजाना, इस सिचुएशन में ये तो चले बात हो गई ख़वातीन की कि जब वो इस अब्यूसिव रिलेशनशिप में होती हैं, हीलिंग चाहती हैं, अपने आप को एक नया चांस देना चाहती हैं, तो फिर आप उनको इस तरह से हील करते हैं। वो जो बच्चे उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में होते हैं, उनके ऊपर जब इस चीज़ का असर पड़ता है तो उनकी हीलिंग फिर किस तरह से की जाती है कि ताकि जिस अब्यूसिव कंडीशंस में से वो रह के आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है ना, तो उनके जहन पे जो ट्रेट्स आ जाते हैं, स्टैम्प्स आ जाते हैं, वो किस तरह से हम जो है वो डिमिनिश कर सकते हैं, अगर कम्प्लीटली तौर पे न भी डिलीट कर सकें उस मेमोरी को, उन एक्सपीरियंसेस को डिमिनिश किस तरह से कर सकते हैं बच्चों के जहन से वो एक्सपीरियंसेस? वो इस तरह होता है कि आप बच्चों को भी यानी कि यू गिव देम CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जी, और ये इस तरह होती है कि इस बच्चे को आप सिखाते हैं कि व्हाट इज राइट फ्रॉम यंग, यानी सिंपल, इट्स अ सिंपल, नॉट सिंपल बट अ प्रोसेस व्हिच द चाइल्ड गेन्स कॉन्फिडेंस। सो उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, उनकी कॉन्फिडेंस नंबर आते हैं, तो उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। और ये भी उनको सिखाते हैं कि इन सम रिलेशनशिप्स दिस डज हैपन, लेकिन इट्स बी ऑल और एंड ऑल। सो बच्चे का जो ज़हन होता है वो बहुत इट्स वेरी फ्रेजाइल, सो यू हैव टू यूज a few frameworks for that to try and get them to gain their confidence. और जो कुछ बच्चे होते हैं they become aggressive and violent, बिल्कुल, start swearing, they'll start throwing things, smashing things, और उनको ये नहीं पता होता कि ये which is the correct direction they need to go in. Coaching helps with that also, or counseling depending on the child के उनके लिए क्या framework work होती है। बिल्कुल, कितनी डेलिकेट सिचुएशन है ये उस औरत और माँ के लिए भी कि जो कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फंसी हुई है इतने सालों से, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से उसमें से निकल सके। उसके बच्चे भी पिस रहे हैं और सह रहे हैं वो सारी अजियत, मगर घूम फिर के बात ये आ जाती है कि चूँकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से निकले
बच्चे ऑन दी हाइंडसाइड जो देखते हैं कि हमारी माँ सब्र कर रही है और गुजर रही है इस चीज़ में से, शी इज़ इन इट, सो to me that seems like you're promoting mixed messages in the children's mind as well, that this is something which is acceptable. You know, we've come a long way while bearing with it, and perhaps we can bear a bit more. चलते चलते देखते हैं कि आगे कितना ये मामला चल सकता है। तो उस सूरत में जो है वो मेरे ख्याल में मौजून ये होगा कि औरतें जो हैं वो अपने आप को, चूँकि वो एडल्ट्स हैं और आगे उनके साथ बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बेस्ट यही है कि वो अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश करें, ट्राई टू गेट ए ग्रिप ऑफ देयर ओन इमोशंस, एंड बी एबल टू डू एन एनालिसिस ऑफ देयर करंट सिचुएशन कि हाउ फार हैव दे कम एंड हाउ वर्स कैन इट गेट। अगर वो इस रिलेशनशिप्स में से बाहर निकल जाती हैं जो कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप है, वायलेंट है, उसमें हाथापाई जो है वो मौजूद है, इसमें अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ हो रही है, बच्चों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट हो रहे हैं, आपके लिए भी जो है आपकी अना को ठेस पहुंचती है उठते बैठते। तो बेस्ट है कि ख़वातीन ये रियलाइज़ करें कि जी गलत को गलत समझा जाए। इफ़ यू ट्राई टू लिव इन इट एंड बेयर विद इट, यू ट्राइंग टू गिव रॉन्ग एंड मिक्स मैसेजेस टू योर चिल्ड्रन एज वेल, वो फिर इसी तरह से उस सिचुएशन के फेमिलियर हो जाएंगे, और बड़े होते हुए आपकी जो बेटियां हैं वो भी फिर इस चीज़ को इसी तरह से सहती रहेंगी कि जी हमारी माँ ने भी इतने साल गुजार दी थी, परहैप्स हम भी इतने ही साल निकाल सकते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। तो आई थिंक ये बहुत गलत है कि जब माएँ या ख़वातीन एक अब्यूसिव रिलेशनशिप को समझते बूझते उसके अंदर वो रहती हैं। आई थिंक ये उनकी सेल्फिशनेस हो जाती है। आई अंडरस्टैंड कि वो मेंटली इतनी कंडीशनड होती हैं कि दे कांट मेक अ डिसीजन व्हेन टू लेट गो, व्हेन टू लीव, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है जो कि इस रिलेशनशिप कोचिंग के बिज़नेस में है कि जब हमारे पास इस किस्म के क्लाइंट्स आएँ, ख़वातीन आएँ, बहनें आएँ, भाई आएँ, जो कि हमें ये बताएं कि वो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में है, तो हमारे पास एक फ्रेमवर्क मौजूद होना चाहिए, एक सपोर्ट नेटवर्क मौजूद होनी चाहिए उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो एक रिलेशनशिप में से निकलेंगी तो वो इमोशनली किसी और के ऊपर रिलाई करना चाहेंगी। वो चाहेंगी कि उनके साथ एक ऐसी बहन हो या भाई मौजूद हो कि जो कि उनको अपना एक्टिव ईयर दे सके और उनका दुख सुन सके, उनके साथ बांट सके और उनकी हीलिंग प्रोसेस को जो है वो आसान कर सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हाईलाइट दिस फैक्ट दैट इट्स गोना बी एक्सट्रीमली सेल्फिश फॉर अ पर्सन टू स्टे इन दैट अब्यूसिव रिलेशनशिप, एंड इट्स गोना हैव rampant impacts not only on their personal life but on their children's life as well. तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी जो है ना वो ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों की ज़िंदगी को लेके। So since this the next question that I have for you is, right, so now say for example a sister came to you or a brother came to you and you've healed them, you've been able to show them the light at the end of the tunnel, they've started thinking positively, they want to give themselves another chance in moving on to another relationship. So now what stage or what time would be appropriate for them to tell their new spouse or new potential spouse that they've been through an abusive relationship? Because वही बात है कि अगर आप अगले को बता देते हैं कि जी मैं एक abusive relationship से निकल कर आई हूँ, तो मोस्ट लाइकली फिर वो जो दूसरा मर्द है वो ये समझता है कि अच्छा अगर ये इतनी तकलीफ देख के आई तो मेरा भी राइट है कि मैं इनको अब्यूज़ करूं, मे बी इतनी बुरी हद तक ना कर सकूं जिस हद में जिस हद तक वो पहले होकर आई हैं, बट स्टिल दे वुड जस्ट इनवॉलंटरीली टेक इट एज देयर राइट टू देन गिव अब्यूज टू द सेम सिस्टर। तो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, और अगर बताना चाहिए तो किस स्टेज पे बताना चाहिए ये? I think at the beginning of the relationship आपको बताना चाहिए कि what you've been through. You don't have to give in detail कि मेरे साथ हुआ ये हुआ वो हुआ, लेकिन to an extent आप बता दे कि I've been through abusive relationship, लेकिन that does not mean कि I will take abuse again. Yeah. So if you have any sort of inkling कि I will take that abuse because I've been through an abusive relationship previously, then you're wrong. And the other thing I'd like to point out is कि जो हम सोचते हैं ना कि okay, if I'm going to get remarried, what's going to happen is that person's going to treat me the same. And this is why many sisters are stuck in relationships, because they believe that if I faced that before, then I will face that again, because every man is like that. When I can say to you that not all men are like that. Not all men are abusive, not all men are violent, and not all situations are the same where you go into a relationship and it's guaranteed to be abusive. It all depends on the individual. Once you've been through the coaching, you will be able to have that mindset where you won't be abused, because the person that you're marrying will understand who you are as a person, and you will also understand who you are. Once you understand who you are and you reflect on who you are, you can choose the right spouse for yourself.
Yeah, because I suppose that, it's your own life that you are precisely in control of and not anything else. तो जो चीज़ आपके अपने कंट्रोल में है, अगर आपने उसको ट्वीक करना है, चेंज करना है, तो वो आप अपनी ज़ात के हवाले से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में है। कोई एक्सटर्नल चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप उनको चेंज करने की अगर कोशिश करेंगे तो परहैप्स आप नहीं कर पाएंगे। और फिर उसमें क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि XYZ बंदा आपकी कोशिश की वजह से चेंज हो जाए, और जब वो चेंज नहीं होता तो फिर आप ये सोचते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। तो किस लेवल, किस हद तक सही है ये सोचना कि जी, ये एक्सपेक्ट करना कि अगला बंदा आपके लिए जो है वो चेंज हो जाए? क्या क्या we should accept each other in a relationship on an as is basis, and then of course based on mutual expectations, you should clearly lay down on the table, well, this is what I'd expect from my wife to be, and this is what I'd expect my husband to do, in order to support me financially, emotionally, and so on and so forth. वो mutual agreement जो हो वो आप lay down कर दें, and then उसके मुताबिक आप अपनी relationship को आगे लेके चलें। क्या वो better होगा, या कि ये expect करना कि अगला बंदा जो है आपके बगैर बताए, वो समझ जाए आपकी बात और वो change हो जाए, और फिर जब वो चेंज ना हो तो फिर आप उससे नाराज़ हो जाएं कि जी, ये बंदा मेरी केयर नहीं करता। और फिर होता क्या है कि जब आपके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप लो फील कर रहे हैं कि जी अगला बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं करता, तो फिर क्या होता है कि अगले बंदे की भी एक्सपेक्टेशंस आपके हवाले से मीट नहीं हो रही, बिकॉज ऑल द टाइम जब वो आपकी शक्ल को देखता है तो यूर ड्रोन डाउन, तो फिर वो भी कम्प्लीटली पुट ऑफ हो जाता है, और फिर हो सकता है कि किसी स्टेज पे आके वो भी वायलेंट हो जाए। तो क्या होना चाहिए, क्या एडवाइस आप देंगी कपल्स को जब वो ये डिसाइड करें कि हमने अपनी ज़िंदगी को एक नया चांस देना, वी वांट टू embark on the journey of getting married or remarried? I think the first and foremost rule is कि आप ये expectation छोड़ दें कि you're going to change somebody, because you can never change somebody. You have to change yourself. You have to reflect on yourself. इस्लाम के मुताबिक भी क्या लिखा है कि अब आप अपने आप को सही करें। ये मत सोचे कि हम दूसरे को like how sometimes we try to inflict religion on somebody else. Yeah. It's not going to happen. Same way in a marriage, if you want somebody to change, it's not going to happen. You have to change yourself, and before marriage you have to set the rules. You have to say, this is what I want, and then listen to your future spouse of what they want, and if you can meet their requirements, and there needs to be compromise. ये नहीं है कि ये मैंने लिख दिया है तो यही होगा. You have to have a compromise. Okay, what am I willing to compromise on, and what am I willing to not compromise on? Yeah. And I think it's important to set those rules, and I think it will be detrimental to a relationship to even think about changing someone. Yeah, you're so right, sister. You've completely nailed it, in the right place. It's very, very important for you to clearly, be transparent and open with the other person that these are my core values. These are my principles. These are my core values based on which I'd like to live my life. And this is what I can compromise on, and this is what I can't compromise on. तो जब आप अपने core values अगले बंदे को बता दिए कि ये वो चीज़ें हैं कि जिसमें मैं माइनस प्लस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, तो अगले बंदे को भी फिर पता है where to draw a line. मगर होता क्या है कि most of the times ऐसी situations में, especially ऐसी situation में कि जहाँ you've been through an abuse yourself, it's very important for yourself to even find your own ground. Forget about being able to find what your core values are. वो values तो खिड़की से बाहर निकल जाती है ना, हमें तो यही पता नहीं होता कि हम जिंदा भी हैं, हम इंसान हैं, इतनी बुरी सिचुएशन से जब आप निकल के आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपने टच अपॉन किया कि जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं उनको समझना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए बिफोर दे embark on another journey, rather than emotionally turbulent वो ऑलरेडी हुए हुए हैं, and then they're looking for rebound की सिचुएशन में जब वो शादी करते हैं तो it's the kind of a situation whereby you're out of fireplace into the frying pan. वो और आपके साथ बुरा हो जाता है। और फिर होता है क्या है, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया होता रिफ्लेक्ट करने के लिए, टू बी एबल टू फाइंड योर ग्राउंड, टू बी एबल टू फाइंड दैट कनेक्शन दैट you've lost with Allah subhanahu wa ta'ala in the midst of things, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से आपके जहन में नेगेटिविटी बिल्डअप हो रही होती है, हो चुकी होती है और हो रही होती है कॉन्स्टेंटली। फिर क्या होता है कि आप नेगेटिव वाइब्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं।
तो जिस चीज़ के whatever is familiar with you or to you, like for example if you're familiar, you've been exposed to an abusive relationship and you've dealt with it for X number of years, that's what you're familiar with, and then that's what's running in your mind, on an autopilot, and the negative vibe, you're basically emitting negative vibes which then end up you attracting negative people again, and then it just becomes a vicious cycle, and then आप यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है. तो बहुत important है कि you step back, try to find your ground, try to restore your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, and when that is done, I see no reason कि जब अल्लाह आपके दिल में मौजूद है, अल्लाह आपकी insight में, आपकी awareness में मौजूद है, आपके आसपास मौजूद है और आप feel करते हैं, तो you can go wrong with anything, हो नहीं सकता. तो it's very important कि आप reflect करें, try to find your ground, अपने core values जो हैं उनको आप set करें, उनको आप लिख लें, ताकि जब आप सुबह शाम उठें तो आपकी नज़र से गुजरें, आप उनको envision करें बाकायदगी से, you feel those core values, you experience those core values by seeing them every day. वो आपके vision boards होते हैं, उसमें आप जो है अपने core values को डाल सकते हैं, words की सूरत में, phrases की सूरत में, pictures की सूरत में, कि ताकि you keep on reliving those core values, ताकि वो आपके subconscious mind का हिस्सा बन जाए और आप फिर उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें, और क्लियरली फिर आप अगले बंदे को बता दें कि जी दिस इज़ व्हाट आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, दिस इज़ व्हाट आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन, ताकि फिर हम अगले को भी बिला वजह इल्ज़ाम न दें, क्योंकि फिर अगले को भी एक ओपन एंडेड सिचुएशन मिल जाती है टू कीप पुलिंग योर स्ट्रिंग्स राइट लेफ्ट सेंटर, फिर वो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन भी वहाँ पर हो जाता है. तो बिल्कुल आपने जो है वो बात ये कोर वैल्यूज़ वाली जो की है, दैट्स लाइक 100% राइट. राइट, सो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, से इन अ सेटिंग वेयर देयर आर ब्लेंडेड फैमिलीज, यानी कि अब वो जो खातून हैं अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकल आई, उन्होंने अपने आप को टाइम भी दे दिया, दे फाउंड देयर ग्राउंड, दे नो व्हाट दे स्टैंड फॉर, they know what their core values are, what their principles are, based on which they would want to lead their lives ahead. Now they've got a set of children, from their previous marriage, and then that brother has a set of children from their previous marriage as well. So now when it's the situation of a blended families, obviously when they both get married, उनके भी previous बच्चे उनके साथ आ जाएंगे इस relationship में, और खातून के भी जो previous बच्चे हैं इस relationship में उनके साथ आ जाएंगे. तो उनके लिए क्या advice आप देना चाहेंगी blended families के, कि किस तरह से रहा जाए कि ताकि वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें. ज़ाहिर है वो खातून और वो मर्द तो बेचारे पहले ही सताए हुए हैं, उनके जो बच्चे उनके साथ आ रहे हैं वो भी सताए हुए हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट एजेस और स्टेजेस में वो होंगे, वो भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, एट टाइम्स दे वुड किक ऑफ एज वेल. तो ऐसी टर्बुलेंट सिचुएशन में मर्द को और औरत को क्या करना चाहिए जहाँ पे उनकी ब्लेंडेड फैमिलीज़ हों, क्या उनको एक्शंस लेने चाहिए, कि क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो महाल न बने बल्कि खुशगवार बन जाए. Okay. I think the first stage of any relationship is जब आप एक दूसरी relationship में जाते हैं और आपके बच्चे हैं previous marriage से, आप इस तरह करें कि don't just jump into a relationship. पहले आप अपने बच्चों को prepare करें कि मैंने शादी करनी है और ये होगा और इस तरह वो इंसान is going to be a part of our family. Yeah. और फिर आप इस तरह करें, अगर आपका निकाह हो गया है, it doesn't necessarily mean that you have to jump and live together. Yeah, straight move in. Yes, and at the same time. You take your time to move in. Yeah. तो इस तरह होता है कि फिर बच्चे भी वो थोड़े सेटल हो जाते हैं और उनको भी एहसास हो जाता है कि चलो this is the next stage of our life. Yeah, yeah. उनको बच्चे कि we're not trying to replace your mother or we're not trying to replace your father. ये सिर्फ एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो इस्लाम के मुताबिक I have a right to do this. Yeah. तो उनको समझ होनी चाहिए कि what are the rights of Islamic rights of a human being basically कि you have the entitlement to move on with your life. लेकिन इस तरह मत कीजिए कि जो बड़े होते हैं फैमिलीज में वो बैठ के बातें करे कि हमने ये निकाह करना है और बच्चों को एक साइड पे आप रख देते हैं कि इन पे अफेक्ट नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी है, लेकिन it has a massive impact on the children. Absolutely. You as well. So I think first and foremost you should concentrate on the children. Yeah. And in a way groom them in the right way to say okay, this is the next stage of our lives and this can be a good stage in our lives. It might not be perfect, we might have fallouts at times, और उनको बता दे अगर आपका कोई issue घर में होता है तो उनको बता दे कि ये हमारा issue है, so it's not like the previous situation जो
that was different, where I wasn't strong enough to handle that relationship. Now I know where I am. I know who I am. Yeah. Therefore, I can handle this relationship better. Yeah. और Yeah. जो आपके spouse होते हैं उनको भी बता दो कि what are my values when it comes to my children. Yeah. 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 No, So I I think think. that's Yeah, in no, I think a you're right. It's very relationship. important to, be very, very clear and transparent and open with the other person from the beginning so that they know what to expect. And then obviously it gives them the right to make a decision as well, the correct decision, whether they would want to move in with somebody who's been in an abusive relationship before, because they have the right to know what they're dealing with, what will they have to put up with, because it's not the case of just marrying that one person. अगर उसके साथ वो बच्चे आ रहे हैं तो फिर किसी एक बंदे के साथ तो उस आदमी ने डील नहीं ना करना, उसके जो 2-3 बच्चे या एक बच्चा जितने भी हैं वो भी जब साथ में आ रहे हैं तो सारी एक अब्यूसिव सेटिंग से निकल कर आ रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल रिवाइव करना, उनको कंफर्ट देना एज अ फैमिली, उनकी इमोशनल एंड मेंटल नीड्स को फुलफ़िल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. डायनामिक्स जो है वो मिक्स फैमिलीज़ की बहुत डिफ़िकल्ट होती है और बहुत पेशेंस चाहिए होता है कपल्स को कि वो अपनी नीड्स को पहले न रखें और उन बच्चों की नीड्स को जो है वो अपने फोर फ्रंट में रखें. जाहिर सी बात है कि इट्स अ होल इट्स अ फैमिली सेटिंग, अ फैमिली इन्वायरमेंट. अगर आपके बच्चे खुश होंगे तो जाहिर है कि आप भी खुश होंगे. अगर आपके बच्चे जो हैं वो किक ऑफ करते हैं और बदतमीज़ी करते हैं आपके दूसरे स्पाउस से, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेप्टेंस का जो लेवल है वो ख़त्म हो जाता है एक दूसरे के लिए. बाप और माँ का अपनी प्रीवियस से फॉर एग्जांपल वो जो आपका नया मियाँ है उसकी एक्सेप्टेंस का लेवल ख़त्म हो जाएगा आपके प्रीवियस बच्चों के लिए, और जो माँ है उसका एक्सेप्टेंस का लेवल ख़त्म हो जाएगा आपके हस्बैंड के प्रीवियस बच्चों के लिए. और फिर उसमें क्या है कि फिर इवेंचुअली घर में हर वक्त इतना स्ट्रेसफुल माहौल रहता है कि मियाँ बीवी के आपस में जो है वो तनाज़े बढ़ जाते हैं, उनके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं और फिर दोबारा से एक अनकॉन्शियस लेवल पे वही साइकिल रिपीट हो रही होती है कि मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं जिसका इम्पैक्ट फिर उन बच्चों के ऊपर दोबारा पड़ता है, और फिर सेकेंड टाइम जब बच्चों का ट्रस्ट बिट्रे होता है फिर वो दोबारा बड़ा मुश्किल से, बहुत मुश्किल होता है कि आप उसको रिस्टोर कर सकें. तो बच्चे भी जो है वो बेतहाशा पिसते हैं. तो क्या एडवाइस फरजाना आप देंगी हमारे मर्दों को और ख़वातीन को जो कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं और उसको दे फील प्राउड टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, कि किस तरह से उस चीज़ को ख़त्म करें, आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर ये चीज़ जो गलत है वो गलत है और इसको आप छोड़ दें, बिकॉज़ जो इम्पैक्ट है इसका आपकी इन हरकतों की वजह से, आपकी बदतमीज़ी की वजह से, आपके नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड की वजह से जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आपके स्पाउस पे नहीं पड़ रहा बल्कि आपके बच्चों पे पड़ रहा है. जनरेशंस अपॉन जनरेशन वो इम्पैक्ट चलता है एंड इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स आपकी पूरी कम्युनिटीज़ जो हैं वो बर्बाद होती हैं. तो क्या एडवाइस देनी चाहिए अगले बंदे को कि वो ये समझ सके कि हाँ जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है और मुझे इसको सुधारने की ज़रूरत है. I think this is something we have to tackle as a society. क्या जो माएँ हैं ना, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, वो क्योंकि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर इस तरह है, इट इज यू कैन चेंज टू अ लिमिट, लेकिन इज सो डीप कि वो समझता है कि आई एम राइट, सो आई डोंट नीड एनी हेल्प. ये दुनिया है, आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स द वर्ल्ड अराउंड मी दैट इज distorted, it's not me. So I think this to tackle this behavior, I think it has to stem from how you are raising your children. In the sense जैसे हमने ये सब्जेक्ट कवर किया है कि जो बच्चे होते हैं उन पे असर होता है जब if you are in a domestic violence relationship. तो इस तरह होता है कि the way you raise your sons to think they have rights or your daughters to think that they have the most rights. So is तरह we can't change behaviors such as narcissistic behavior. We have to tackle it from childhood in the sense of what's right, what's wrong. और हर इंसान की राइट्स होती हैं, ये हम उनको सिखाएं कि आपकी माँ की राइट है, बाप की राइट है, बच्चों की भी राइट्स होती हैं कि उन पे आप you're not allowed to become violent or aggressive with your children. और माँ बाप पे ये बहुत प्रेशर होता है कि at times you are stressed, लेकिन that doesn't make it right to then inflict that on the child. और लोग होते हैं उनको भी they should take the step of attending programs which are out there to help them
overcome these behaviors. And there's a thing called the power wheel. Sorry, और power what? power wheel. Power wheel. Power wheel. तो Okay. उसमें ये होता है कि उनको भी पता चले कि what is emotional abuse, what is physical abuse. तो उसमें लिखा हुआ होता है कि जो इंसान किसी के जो बातें होती हैं हम समझते हैं तो it's not a violent relationship, he's just said something to you, you can get over it. लेकिन your tongue can impact someone greatly. What you say to someone can impact someone greatly. It can break them down. Yeah. Even the simplest criticism or a comment that you can't do anything in your life, it'll break a person down. और अगर ये ही होता है 24 hours a day कि आपने घर नहीं संभाला हुआ, देखो बच्चे कैसे लग रहे हैं, ये है वो, and it's not just men saying this. A woman might be working and saying this to her husband. So I think as a whole we need to understand what narcissistic behavior is and how to put an end to it. In the sense how we say things to people, we need to change that. Yeah, absolutely. You're right, sis. Jazakallah khair, sis, for sharing, such insightful information with our audience. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you for that. Obviously, we're coming closer to the time of finishing our program. So, inshallah, Jazakallah khair for coming on board and joining us and sharing your important insight with us. जी नाजरीन, तो आज के टॉपिक जो कि डोमेस्टिक अब्यूज़ के हवाले से था और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर के हवाले से था, Sister Fazana Akhtar has been able to throw light on it, shed some light on it, and be able to share some information related to how it's very, very important for us to start working at grassroots levels with our children, in the sense to be able to raise our sons specifically and daughters as well in a way whereby we explain to them that they've got their rights just as any other person does, just the way their mum, their father, have their own individual rights. They have their own individual rights as well, and they have the right to live their life peacefully and in a healthy manner. So we need to put element of responsibility, on them, obviously based on the age and stage that they are going through, and be able to, tackle them or be able to filter positive mindset into them so that they can see the light at the end of the tunnel as well. Very, very important, because until and unless they are unable to decipher and differentiate between a good behavior and a bad behavior, it would just become normal to them. And the fact that the women who are in an abusive relationship, or a man who is in an abusive relationship, keep using their coping mechanisms to deal with their lives one day at a time, is clearly giving a wrong and a mixed message to the children as well, by suffering in silence. So it's very important to understand narcissistic behavior and patterns. And if you feel that you are, being subjugated to this detrimental kind of a situation, then definitely you should report it. And also try to, not put all the eggs in the same basket and pull yourself out of this kind of a relationship, because it's not only going to break you, it's going to break your children as well. तो इंशाल्लाह नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की थी इस टॉपिक के हवाले से, वो आपको मुफीद जो है वो लगी होगी. इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपके साथ मौजूद होंगे इसी टाइम पर तकबीर टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ. आपकी सहेली हिना जुनेजो इजाज़त चाहती हूँ तब तक के लिए. अस्सलाम वालेकुम.